बजट पे फोकस है और हम रोज बरोज इस समय आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा शेयर जहां पर बजट से पहले एक अच्छी तेजी बन सकती है। आज का बजट शेयर देख लेते हैं। और आज का बजट शेयर लेकर अंचल मौजूद है। बताइए अंचल, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। देखिए, इस बारी बजट में कहीं ना कहीं जो थीम रहने वाली है वो डिजिटल इंडिया रहने वाली है। उसी तर्ज पे डेटामैटिक्स एक शेयर है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर बनाती है, डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है मेंटेनेंस के कारोबार में। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ऑलरेडी सरकारी ऑर्डर्स हैंडल कर चुकी है और लगातार बिड करती रहती है। कहीं ना कहीं ये कंपनी है जिसको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखेगा। बजट में अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें तो एक तरफ माना जा रहा है डिजिटल इंडिया के तहत जो खर्च है वो सरकार बढ़ाती हुई दिखेगी। साथ ही जो डिजिटल पेमेंट में फोकस है, जो मांग है डिजिटल सॉफ्टवेयर पेमेंट सॉफ्टवेयर्स की, वो बढ़ रही है और उससे भी कंपनी को सही तौर पे फायदा होगा। और तीसरा बड़ा ट्रिगर रहेगा कंपनी के Q3 नंबर्स। जल्द कंपनी अपने नंबर्स पोस्ट करेगी और इस बार Q3 नंबर्स कंपनी के बेहद स्ट्रांग रह सकते हैं। 25 से 30% मुनाफे में बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मार्जिन्स भी 2 से 3% बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इन सभी तर्ज को देखते हुए और साथ ही जो बजट से पहले पेंट अप एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं डेटामैटिक्स के शेयर को आता हुआ दिखेगा। और इसीलिए फर्स्ट कॉल मानता है कि अगर आप मध्यम अवधि के लिए खरीदारी करना चाहते हैं डेटामैटिक्स में तो अपना टारगेट रखिए 165 रुपीज़ का। जी शुक्रिया अंचल आपका। तो डेटामैटिक्स है आज का बजट शेयर, जहां पर अभी 1.5% की बढ़त देखी जा रही है, लेकिन पोजीशन नजरिए से अच्छे गेंस ये स्टॉक आपको डिलीवर कर सकता है। लेकिन मार्केट्स को देखें तो एक रेंज में ही ट्रेडिंग अभी हो रही है। एक बार इनफैक्ट अब निफ्टी लाल निशान में आ चुका है और 8402 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। टीसीएस इन्फोसिस को एक बार फिर से देख लेते हैं। आज के दो इंपॉर्टेंट शेयर्स, दोनों पर नंबर्स के बाद क्या रिएक्शन है। टीसीएस अब करीब 46 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, 2% नीचे। और अगर इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस भी देखिए लाल निशान में आ चुका है। 5.5 रुपए की कमजोरी अब इन्फोसिस में दिखी है। इन्हीं नंबर्स पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर संजीव होटा हैं। संजीव, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो यही बताइए, जो इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं आपने स्टडी किए होंगे और उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन स्टॉक पर आ रहा है, इसको को रिलेट करके प्लीज थोड़ा समझाइए व्यूअर्स को कि ये स्टॉक अभी 0.5% नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है। जी देखिए, नंबर्स तो डिसेंट ही है। टॉप लाइन ग्रोथ, इवन इफ मार्जिन परफॉर्मेंस है, नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ है इट्स हायर देन द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। तो नंबर्स का बात किया जाए तो नंबर्स इज बेटर देन एक्सपेक्टेशन। हालांकि देखें तो कल ही स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5 to 3% रनअप ऑलरेडी हो गया था। तो आज का अगर बात करें, रिजल्ट जब आया है अभी, तो कंपनी हैज कट हिज अपर एंड ऑफ द गाइडेंस फ्रॉम 9% to 8.8%। तो अभी ये पूरा दारोमदार जो है अभी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्री मैनेजमेंट इज गोइंग टू गिव एट 10 o'clock, दैट इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम। सो पूरा उस पर डिपेंड करता है कि कैसा कमेंट्री आता है FY18 के ग्रोथ पे। वरना आई डोंट रियली थिंक कि यानी कोई बड़ा कोई रनअप देखने को मिलेगा स्टॉक पे। अगर कोई अच्छा कमेंट्री मिलेगा मैनेजमेंट से तो डेफिनेटली वी कैन सी फर्दर पॉजिटिव रनअप इन द स्टॉक। अदरवाइज अगर कमेंट्री थोड़ा सा वीक रहे, थोड़ा सा लगे कि पेन पॉइंट है आने वाले क्वार्टर्स में, तो वी कुड सी मोर काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेशर ऑन द स्टॉक। तो वी विल वेट फॉर मोर क्लैरिटी ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री। डॉलर सेल्स ग्रोथ अनुमान भी बढ़ाने के बावजूद जो स्टॉक प्राइस है इन्फोसिस का वो अब नेगेटिव हो चुका है और इनफैक्ट शुरुआती सत्र में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। 1040 के पार भी जाता हुआ देखा, अनुमान से बेहतर नतीजे थे, लेकिन स्टॉक नेगेटिव है। तो होता साहब, कहीं ये तो ना माने कि आप गोइंग फॉरवर्ड H1B वीज़ा इश्यूज जो हैं वो ओवरहैंग है अमेरिका में, क्या पॉलिसी रहती है डोनाल्ड ट्रंप की वो एक ओवरहैंग है इस पूरे सेक्टर को लेकर? ग्रोथ आउटलुक को लेकर क्या बाजार को चिंता है जो इतने स्ट्रॉन्ग सेट्स ऑफ रिजल्ट दोनों ही कंपनी के होने के बावजूद नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं? जी देखिए, H1B वीज़ा का तो ओवरहैंग है पूरे इंडस्ट्री के लिए। और जैसे हमने कल देखा कि TCS ने भी बताया कि बहुत बड़ा ओवरहैंग है इंडस्ट्री के लिए। और हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, इवन दिस बिल इज गोइंग टू पास इनटू अ लॉ गोइंग फॉरवर्ड। सो वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वही बता रहे हैं। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि ये जो H1B वीज़ा का इश्यूज है, इट्स डेफिनेटली ए थ्रेट फॉर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड। तो देखते हैं कि अभी इन्फी का मैनेजमेंट व्हाट दे आर सेइंग, बट अगर करंट फॉर्म में ये अगर बिल पास होता है
which seems low probability, लेकिन अगर करंट फॉर्म में ये बिल पास होता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा इंडस्ट्री के लिए और सारी कंपनियों के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि करंट फॉर्म में बिल पास होगा। लेकिन कोई भी फॉर्म में आए डेफिनेटली हर कंपनी को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस इवेंट। तो इस पे कमेंट्री सुनने लायक होगा कि व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि उनका लोकल हायरिंग कितना है यूएस में, उनका कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वी विल वेट फॉर दैट काइंड ऑफ कमेंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की। शुक्रिया संजीव आपका बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अमीषा वोरा हैं जॉइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर से। अमीषा जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहले तो इक्विटी मार्केट्स पर एक कमेंट आपका। पिछले 3-4 सेशंस में एक अच्छा मूव देखा गया, अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी ये बजट तक चाल कैसी रह सकती है? अर्निंग्स जो हैं वो अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर अर्निंग्स को इग्नोर करते हुए एटलीस्ट एक थोड़ा रन अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अर्निंग्स में थोड़ा बहुत डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट रहेगा। वो मार्केट ने काफ़ी हद तक समझा हुआ है, काफ़ी रिसर्च हाउसेस के क्वार्टरली प्रीव्यूज़ भी आ गए हैं, तो वो भी मार्केट इज़ प्रिपेयर्ड इन विच सेक्टर हाउ मच इम्पैक्ट। तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट द फैक्ट दैट जैसे CPI कल बहुत रीजनेबल आया एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जनवरी में अंडरलाइंग रिकवरी कैसे हो रही है पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, आई थिंक एक होप बन जाएगी कि फरवरी में क्या वापस रेट कट आ रहा है। तो दैट एंड बजट विल ड्राइव द मार्केट फ्रॉम इंडिया के पर्सपेक्टिव से। बट अगर ग्लोबली देखा जाए तो हम सबको पता है कि ट्रम्प आने और उनकी पॉलिसीज एंड डॉलर मूवमेंट विल बी द की फैक्टर्स, मार्केट्स विल बी डिसाइडिंग देयर नेक्स्ट मूव ऑन। लेकिन जो आपने बात की कि अर्निंग्स रिपोर्ट्स बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस के आ चुकी हैं और इनफैक्ट मार्केट ज़्यादातर अर्निंग्स को डिस्काउंट भी कर चुका है, लेकिन ओवरऑल जो आईटी सेक्टर पे 2 बड़ी कंपनियों के नतीजे आ गए और उसके बाद एकदम से जो प्रेशर देखने को मिल रहा है TCS और इन्फोसिस पे, कारण क्या है मैम? क्या आप समझती हैं? क्या नतीजे अनुमान के मुताबिक थे या फिर उससे बेहतर थे आपके अनुमान से? उसके बावजूद गिरावट है, ऐसा क्यों? आई थिंक TCS में जो थोड़ा नतीजे एक्सपेक्टेशन से बेटर है वो एक वन सिंगल आइटम की वजह से लार्जली लग रहा है, तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड। बट मुझे लगता है TCS में बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो चेंज इन टॉप मैनेजमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स इतने कंफर्टेबल थे चंद्रा के यहाँ पर रहने से कि उनका टाटा सन्स में मूव होने का आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाउ द न्यू मैनेजमेंट इज ड्राइविंग द होल थिंग्स फर्दर। इन्फोसिस में मुझे लगता है कि थोड़ा थर्ड क्वार्टर के नंबर ठीक आने के बावजूद जो गाइडेंस लोअर एंड पे कट किया है, तो उसकी वजह से थोड़े मार्केट इज शोइंग लिटिल नर्वसनेस। जी, लेकिन अभी आईटी पर अभी सलाह क्या दे रही हैं अमीषा जी आप क्लाइंट्स को? इन्फोसिस हो, TCS या फिर मिड कैप IT हो, आप बायर हैं, होल्ड करने की सलाह दे रही हैं या फिर अवॉइड कर रही हैं? नहीं, हम लोग अभी भी इन्फोसिस होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। सेक्टर में वो हमारी प्रेफर्ड पिक है और हम ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ा जो ग्रोथ स्लो डाउन अभी दिख रहा है या तो ट्रम्प की पॉलिसीज से मार्जिन पे इम्पैक्ट दिख रहा है, पर साथ ही साथ अगर यूएस की ज़्यादा सेक्टर्स में ग्रोथ अगर आ गई या तो बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग स्टार्ट्स डूइंग बेटर देन व्हाट इट वाज डूइंग, इन ईदर ऑफ द केस उनकी डिमांड अच्छी हो जाएगी और वैल्यूएशन अभी बहुत कॉम्पिटिटिव है ये लेवल्स पर, तो हम लोग यहाँ पर से इन्फोसिस को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन मैम अब लीडरशिप पोजीशन आएगी मार्केट्स पे कहाँ से? एक तो ये बताया कि इन स्तरों से भी इंडियन मार्केट्स पे बुलिश हैं, आप बेहतर लेवल्स नियर टर्म में या फिर मिड टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ करेक्शन के चांसेस इंडियन मार्केट्स पे? और दूसरा, लीडरशिप पोजीशंस कौन से सेक्टर से आएंगी? मुझे लगता है कि करेक्शन आएगा मार्केट में तो टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल देगा, या तो एक 8,200-250 तक जाएगा, बट मार्केट ग्रेजुअली थोड़ा हायर बॉटम्स बनाना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही कम है। मुझे फिर भी लगता है कि फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग सेक्टर एंड NBFC यही सेक्टर आगे चल के भी अच्छा करेगा, क्योंकि उनके पास जो ये मैक्रो इंटरेस्ट रेट कम आए तो उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ होने का चांसेस बेटर है।
ट्रेजरी पोर्टफोलियो का थोड़ा कुशन आने का चांसेस कंटिन्यू रहता है। एंड अबव ऑल जो जितना बड़ा एसेट क्वालिटी प्रोविजन एसेट्स पे बना दिया उन्होंने, मुझे लगता है उतना आगे चलकर प्रोविजन आने का डेफिनेटली चांसेस कम है। ये क्वार्टर में डिमोनेटाइजेशन के जो भी थोड़े इम्पैक्ट आ जाए, बट वन बाय वन सेक्टर्स आर कमिंग आउट ऑफ पेन, बीट स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, बिग टाइम सम ऑफ द सेक्टर्स आर कमिंग आउट ऑफ पेन। तो आई वुड कंटिन्यू टू बिलीव कि बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी वो सेक्टर आगे चल के 1 साल का व्यू ले तो जरा से लीडरशिप और आगे बढ़ेगा और बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन में ठीक रहेगा। जी अमीषा जी, अभी आप एन चंद्रशेखर के इमेज की बात कर रही थी कि बहुत कंफर्टेबल थे शेयर होल्डर्स जब वो थे टीसीएस से जुड़े हुए। आप क्योंकि वो टाटा सन्स को लीड कर रहे हैं और पिछले 3 महीने में जो ये टसल हुआ है, इससे थोड़े से एप्रीहेंशंस जो हैं वो ज़रूर आए हैं एक इन्वेस्टर के मन में। अब चंद्रा जी क्योंकि लीड करेंगे तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो थोड़े बहुत भी एप्रीहेंशंस थे वो अब दूर हो जाएंगे? पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये, किसी स्पेसिफिक स्टॉक को अब आप चेस करने की सलाह देंगे? क्योंकि कुछ सिलेक्टिव शेयर्स हैं जो अपने हाल ही के से अभी भी 15 से 30% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं टाटा ग्रुप से। सो नो डाउट मिस्टर चंद्रा के टाटा सन्स में आने से मार्केट वुड फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उनको उनके साथ एक कनेक्शन है, उनकी स्टाइल, उनका फोकस मार्केट्स और इन्वेस्टर्स को पता है, एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव। बट एक देखना चाहिए कि व्हेन अ लॉट ऑफ ग्रुप कंपनीज में कंटेम्पररी सीईओज रहते हैं, उसमें से जब भी कोई एलिवेट हो जाता है तो इज़ देयर एनी अदर मैनेजमेंट चेंजेस विच probably can happen. So maybe थोड़ा सा वो वॉच कर सकते हैं, बट डेफिनेटली yes, मुझे लगता है कि a lot more focused approach will continue to come in Tata Group companies and that should be positive. जी चलिए अमीषा जी, अब बजट के बारे में बात करते हैं और प्रोजेक्शंस तो बहुत की जा रही हैं कि इस बार का जो बजट है वो टैक्स फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली हो सकता है। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमने ऑलरेडी बजट से पहले की जो बाइंग है वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ऑलरेडी आती हुई देखी है, फिर चाहे वो एग्री हो, थोड़ी बहुत बाइंग हमने रेलवे शेयर्स में भी देखी है, एजुकेशन स्टॉक्स में भी देखी है, इंफ्रा स्टॉक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट दिखा रहे हैं। तो अभी आप किस थीम को फोकस करने की सलाह देंगी और बजट एज अ थीम ध्यान रखते हुए कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं? मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का कंटिन्यूस फोकस रहा है और आगे चल के भी रहेगा, वो जितना कर पाए विद इन द लिमिट्स ऑफ द बजट विल बी ऑन स्पेंडिंग एंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगा, पर उसमें बजट का स्कोप प्रिटी लिमिटेड है। और ये बार जो थोड़ा भी वॉटेवर ऑयल ऊपर गया है तो एक्स्ट्रा कुशन मुझे नहीं लगता है कोई अवेलेबल है विद इन दी बजट। मुझे लगता है कि मार्केट्स ओवरऑल बजट को ऑफकोर्स वॉच करेगा, बट एनी स्पेसिफिक थिंग एक्सेप्ट अगर इनकम टैक्स रेट में थोड़ा लोअर स्लैब में लीनियंसी आए या तो इवन कॉर्पोरेट लेवल पर थोड़ा सा एक डायरेक्शन जो बताया था उसमें 1-2 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत कर दें तो दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। लेकिन इंफ्रा और एग्री स्पेस से स्टॉक्स हैं कुछ आपकी नज़र में जो आपने अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड किए हों, जो अट्रैक्टिव लग रहे हों अभी? So infra space में otherwise we are positive, whether it is the construction companies like Sadbhav और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो जहाँ पर भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी देखी जा रही है। तो सद्भाव, KEC एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे देर आर अ फ्यू स्टॉक्स, बंडल ऑफ स्टॉक्स विद इन दिस सेगमेंट्स विच वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन। बट मुझे लगता है कि एक बजट के हिसाब से वेरी स्पेसिफिक कुछ नहीं हो सकता, बट ओवरऑल एनवायरनमेंट की भाई इंटरेस्ट रेट ही बहुत कम हो गए हैं, ऑर्डर्स NHAI या तो स्टेट से आने लगे हैं जल्दी से, वो ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है एंड वो हो रहा है। जी अमीषा जी, एक चीज़ और, अभी पिछले कुछ सेशंस में एक और पॉकेट है जो काफ़ी लाइमलाइट में रही है, वो है PSU स्टॉक्स। और आप देखिए ज़्यादातर शेयर्स ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, फिर चाहे वो BEML हो, BEL हो, पावर क्षेत्र की PSU कंपनियाँ ही क्यों ना हो,
और गवर्नमेंट के जो स्टेक सेल प्रोग्राम्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा बज इनमें क्रिएट हुआ है। कोई स्पेसिफिक स्टॉक PSU स्पेस की कैटेगरी से जो कि आपको अच्छा लग रहा हो, रीसेंट मूव जिस तरह का बिल्डअप हुआ है स्पेशली उसको ध्यान में रखते हुए? उसको ध्यान में रखते हुए उतना स्पेसिफिक हमें नहीं लगता है, बट अदरवाइज दो PSU स्टॉक्स जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक है ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ अ लीडिंग एंड एवरी विच वे विद इन दी बैंकिंग स्पेस ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ आवर टॉप पिक्स इन PSU में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरा में इंजीनियर्स इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक दे विल कम बाउंस बैक इन अ बिग वे। बट जो बाकी सब में मूव आ रहा है कि कहीं पर ये सोचकर कि डिविडेंड ज़्यादा आ जाएगा या कुछ और सोचकर, तो वो मुझे लगता है कि वेरी टेम्पररी रहेगा। बाकी हमें कंटेनर कॉरपोरेशन ये लेवल पर भी अच्छा लग रहा है। जी मैम, कल ये पावर स्पेस के जो शेयर्स थे वो एक स्ट्रॉन्ग बस दिखा रहे थे और एक स्पेस था वो भी पी से ही शुरू होता हुआ है फार्मा, वहां पर सेंटिमेंट्स काफी कमजोर थे। अब दोनों पर जो है वो चीजें जो हैं पिछले 2 सालों में काफी बदली हैं। पावर सेक्टर को लेकर डोमेस्टिक कोल की अवेलेबिलिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में जो आउटलुक है वो पॉजिटिव हुआ है ज्यादातर हाउसेस का। मोडीज ने भी कल पॉजिटिव आउटलुक शेयर किया है। वहीं फार्मा पर ऑलरेडी यूएस ग्रोथ हावी हो रही थी और अब डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए उन्होंने सेंटिमेंट्स और कमजोर किए। इन दोनों ही सेक्टर्स की डायरेक्शन आप किस ओर देख रही हैं और अपॉर्चुनिटी कहां आपको दिख रही है? मुझे लगता है कि जो फार्मा में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से थोड़ा कॉशन और बढ़ गया है, वो एक इश्यू तो डेफिनेटली है, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो देर आर अंडरलाइंग इश्यूज दैट अ लॉट ऑफ लार्ज प्लेयर्स विद इन दी लिस्टेड स्पेस आर फेसिंग, जो कि US FDA रिलेटेड है, इधर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट क्वेरीज का और वेरी स्लो स्पीड ऑफ न्यू परमिशंस का। तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम चालू रहेगा। यहाँ से सेक्टर का अभी भी री रेटिंग होना पॉसिबल नहीं है, बट अगर जो ट्रम्प बोले हैं कि US जेनरिक मार्केट में भी वो टेंडर बेस्ड बाइंग कर देंगे जैसा यूरोप में है, तो देयर कैन बी सम मेजर इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर्स रेटिंग एंड अर्निंग्स। वो देखना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता उसमें कोई मेजर अपसाइड हो जाएगा एक्सेप्ट सम आइसोलेटेड स्टॉक्स, जैसे कि हम ग्लेनमार्क में बुलिश है, बट अदरवाइज इन द सेक्टर आई थिंक दैट द सेक्टर विल रिमेन लिटिल मोर साइडवेज फॉर सम मोर टाइम। पर जैसे आपने पावर में कहा, साथ में स्टील में हो रहा है, तो एज अ स्टील एंड पावर कॉम्बिनेशन एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल जो नीचे हो रही है, हमको जिंदाल स्टील एंड पावर अच्छा लग रहा है, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज डेट बट ऑल्सो द सेक्टर इज रिकवरिंग, तो उसमें लेवरेज प्ले बहुत अच्छा आ सकता है। जी, अभी अगर मार्केट्स को देखें तो 8400 के नीचे निफ्टी आ चुका है। 8392 के लेवल्स पर करीब 14 अंक की कमजोरी देखी जा रही है। और अगर सेंसेक्स को देखें तो वहां भी अभी फ्लैटिश टोन पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगेन दिन के निचले स्तर और लोअर लेवल्स देखे जा रहे हैं। अमीषा जी, अभी आपने अग्रेसिव सेक्टर्स की बात की थी, तो मैं एक ऑयल एंड गैस और मेटल्स इन दोनों पर भी कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि ईयर 2016 में 2 सेक्टर्स जिन्होंने लीडरशिप लेने की कोशिश की वो यही दोनों स्पेस थे। आपका व्यू क्या है, क्या ये लीडरशिप मेंटेन होगी आगे भी? मुझे लगता है कि मेटल का आउटलुक ठीक ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी डोमेस्टिक या ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इनका वॉल्यूम थोड़ा इम्प्रूव रहेगा फ्रॉम व्हाट इट इज़ नाउ, एंड मार्जिन इम्प्रूवमेंट थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो ये सेक्टर में वेदर जैसे हमने JSPL कहा कि टिस्को कहा, हमें लगता है ये ठीक रहेंगे, उनपे अर्निंग्स ग्रोथ ठीक आने का चांसेस रहेगा। बट वैसे ही जैसे आप कह रहे हो कि अपार्ट फ्रॉम मेटल्स, ऑयल एंड गैस, तो उसमें सिलेक्टिवली हम लोग IOC और इंद्रप्रस्थ गैस में काफ़ी बुलिश है। वेदर लीडरशिप दिस ईयर कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छा सा रन लास्ट 2 साल में ऑयल एंड गैस सेक्टर में आ चुका है। तो आई डोंट थिंक व्हेन ऑयल हैज कम लिटिल हायर 50-55 में, तो एक कोई मेजर अप मूव यहाँ से आ जाएगा, बट सस्टेनेबिलिटी
of their earnings and appreciation will continue. जी, अर्निंग्स की आपने बात की है, अभी इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आए थे और डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेस एक्सपेक्टेड थे जो कि ज़्यादा दिखे नहीं, ना तो कमेंट्री में मैम और ना ही नंबर्स में। अभी इंडसइंड बैंक के नंबर्स और कमेंट्री सुनने के बाद ये प्राइवेट बैंक्स की जो आगे की अर्निंग्स आ सकती हैं वो कैसी रह सकती हैं? स्पेसिफिक रहेगी बैंक टू बैंक या फिर ओवरऑल उतने कंसर्न्स अभी नहीं दिख रहे? नहीं, मुझे लगता है कि आप इंडसइंड बैंक एंड मे बी यस बैंक एंड फ्यू अदर बैंक्स, their trend will be little, even HDFC Bank, their trend will be little different than the corporate facing bank जो ICICI, Axis था, not particularly demonetization की वजह से, पर जो उनका एक पेन लेवल चालू है डिक्लेयर्ड एंड जिसमें थोड़ा फॉल आउट होकर प्रोविजनिंग होते रहेगा, आई थिंक तो वो दोनों का ट्रेंड थोड़ा अलग अभी भी एक आध 2 क्वार्टर रहेगा, आफ्टर विच थिंग्स विल इम्प्रूव। बट येस, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ कि जब भी इंडस्ट्री ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ 4, 4.5, 5% गिर गया है, उस टाइम पे अगर इंडसइंड बैंक 20-25% टाइप का ग्रोथ दिखा रही है तो मुझे नहीं लगता कोई काफ़ी सारी बैंक ये रिपीट कर पाएगी।